राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज हम लोग फिर से आपके लिए साउथ का एक न्यू वेब सीरीज़ लेके आए हैं जिसका नाम वृंदा है। इस वेब सीरीज़ में आपको मर्डर थ्रिलर के साथ साथ एक ऐसी बहन की दास्तां मिलेगी जो बचपन में अपने भाई से बिछड़ गई थी और अंत में वो उसी भाई को पा तो लेती है, पर उसको पाने के बाद वो वहीं पर उसका मर्डर भी कर देती है। मतलब वहीं पर उसके सामने उसका खून कर देती है वो। अब इस वेब सीरीज़ में ऐसा क्या हुआ कि अपनी खुद के इतने दूर के मिले हुए भाई से फिर से मिलने के बाद वो उसको ख़त्म करती है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस वेब सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग के इस वेब सीरीज़ के टोटल 8 पार्ट्स हैं, जहाँ पे हम लोग इसको पार्ट 2 वाइज एक्सप्लेन करने वाले। पहले पार्ट में मैं 1 से जो 1 पार्ट होगा वहाँ पे 1 से 4 एक्सप्लेन करूँगी एंड सेकंड पार्ट में 5 to 8। तो ये हम लोग का पार्ट 1 है, जहाँ पे हम 1 से 4 का एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। तो चलते हैं सीधा वेब सीरीज़ की तरफ। वेब सीरीज़ की शुरुआत में हम 1996 के गंगाधरम एक गाँव का जंगल का व्यू देख पाते हैं, जहाँ पे एक लड़की होती है जो अपने भाई को दूर से पुकार रही होती है। इस लड़की का नाम जीनी होता है और वो अपने भाई सत्या के साथ खेल रही होती है, जहाँ पे उसका भाई उसको दूर जगह में बेहोशी की हालत में मिलता है। जब वो उसको उठाती है और देखती है तो वो भाई और बहन दोनों मिलकर इस तरह से अपना खेल रहे थे, जहाँ पे उसका भाई उसको प्यार से ये कहता है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और कभी भी अलग नहीं हो सकते। उसके बाद कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गाँव में लोगों की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत होती है। मतलब उनका पूरा स्किन जो होता है वो ब्लू हो जाता था। उसके बाद उस गांव के जो पुजारी होते हैं वो उन गांव वालों को ये कहते हैं कि जो गांव के जंगल है उनके पेड़ तुम लोगों से क्रोधित है। इनफैक्ट जंगल की जो रानी होती है, जो भगवान माता होती है, वो भी तुमसे क्रोधित है। इनको अभी एक बलि चाहिए, मतलब नर बलि। और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि उनको किस लड़की का बलि चाहिए, मतलब कौन सी बच्ची का बलि चाहिए। पंडित जी एक हवन करते हैं और वहीं पर ही बैठे बैठे वो उस छोटी सी लड़की चीनी के ऊपर इशारा करते हैं कि माता को इसी की बलि चाहिए। अब अगर तुम इसका बलि देते हो तो ही तुम्हारा गाँव बच सकता है। गाँव वाले उसके बाद तो उसकी माँ की बात क्यों सुनना चाहेंगे। उसकी माँ उनको बार बच्ची के ये बोलती रहती है कि प्लीज़ आप हो सके तो मेरा बलि दे दो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। पर गाँव वाले उसी वक्त उसकी माँ से उसकी बेटी को छीन लेते हैं और साथ ही साथ उसके भाई सत्या, माँ, उन तीनों को एक रूम के अंदर बंद कर देते ताकि रात होती उन तीनों की बलि, मतलब जो उसकी बेटी है उसकी बलि चढ़ा दी जाए। और वहीं पर ही हम सत्या के रात को व्यू देख पाते हैं, जहाँ पे अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ ये कहता है कि हम तीनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। और थोड़ी देर के बाद हम उन लोग को देख पाते हैं एज अ व्यूअर्स कि वो तीनों के तीनों वहाँ से निकल के भाग रहे होते हैं। गाँव वाले भी उन लोग को तीनों को भागते हुए देख पाते हैं और उनका पीछा करते हैं। जब चीनी भाग रही होती तो उसके हाथ से उसका फेवरेट खिलौना नीचे गिर जाता है, जिसको लेने के लिए सत्या पीछे दौड़ के आता है। और अचानक से गांव वाले के आने की वजह से सत्या रास्ता भटक जाता है और वो तीनों अलग हो जाते हैं। मतलब चीनी की मम्मी चीनी एक तरफ चले जाते हैं और सत्या दूसरी तरफ भाग जाता है। भागने के बाद उसकी माँ, चीनी की जो मम्मी थी, वो चीनी को एक जाते हुए ट्रक को रोक के उसमें चढ़ा देती है और गाँव वालों को रोकने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे गाँव वालों को रोकने पॉसिबल नहीं था। और उसी के बाद सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। प्रेजेंट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम वृंदा होता है और वो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले दवाई खाती है। एज अ व्यूअर्स हमें ये बताया जाता है कि वृंदा को सही से नींद नहीं आती। इनफैक्ट वो मेंटली हालत से बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब उसका कुछ ऐसा ट्रॉमा है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। जब बाहर अपना नाश्ता कंप्लीट करने के लिए आती है तो वहाँ पर हम उसकी माँ और छोटी बहन को भी देख पाते हैं। और एज अ व्यूअर्स हमें ये समझ में आता है कि वृंदा की जो छोटी बहन है वो उसको पसंद नहीं करती है। इनफैक्ट जब वृंदा आती है नाश्ता करने के लिए तो उसकी छोटी बहन वहाँ से उठ के चली जाती है और स्कूल के लिए निकलती है। और वृंदा यहाँ पे खिड़की से नोटिस करती है कि उसकी जो छोटी बहन है वो 2 लड़कों के साथ बाइक में के जा रही होती है। तो वृंदा उस बाइक का जो नंबर होता है उसको नोट कर लेती है। बस सीन सीधा शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे हम सारथी नाम के एक पुलिस वाले को देख पाते हैं, जहाँ पे एक आदमी उसको कंप्लेन लिखाने आया था क्योंकि उसकी गाड़ी बहुत टाइम से मिसिंग थी और वो अभी तक मिली नहीं थी। वक्त वहाँ पे वृंदा भी उसी पुलिस स्टेशन में आती है, जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि वृंदा भी एसआई होती है और वो 2 महीने पहले ही वहीं पर शिफ्ट हुई थी, जहाँ पे सारथी और उसके 2 और आदमी पुलिस स्टेशन के काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो लोग एक लड़की के हिसाब से वृंदा को काफ़ी जज करते हैं कि ऐसी लड़कियाँ आके यहाँ पे जॉब करती हैं एंड फलाना डिमकाना जो भी होता है। सबसे पहले आके लैपटॉप पे अपने उसी बहन के जो दोस्त का बाइक का नंबर है उस पर सर्च करती है कि एक्चुअल में बाइक किसका है। उसके बाद वो वहाँ पे काम करने में व्यस्त हो जाती है। जब उसी पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी, जो बड़े कर्मचारी होते हैं, वो आते हैं तो वृंदा अपने काम में इतनी खोई होती है कि उनको सैल्यूट भी नहीं करती। तो उसी वक्त सारथी अचानक से थोड़ा सा इशारा करता है, जिसकी वजह से वृंदा आँख उठा के देखती है और उनको सैल्यूट करती है। जो थाने का इंचार्ज था वो एक्चुअल में बहुत ही घमंडी किस्म का इंसान था, मतलबी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने काम को सिर्फ मजाक समझता था और टाइम पास। और यहाँ पे सारथी एज अ सीनियर होने की वजह से उसको कुछ बोल भी नहीं पाता था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक आदमी को दूध वाले के ऊपर दिखाया जाता है, जो नदी के किनारे अचानक से वॉशरूम करने के लिए जाता है। तो उसी वक्त अचानक से वहाँ पे उसको पानी में एक लाश तैरती हुई मिलती है, जहाँ पे वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पूरी पुलिस की जो टीम होती है उस जगह पे जाती है। हमें पहुंचने के बाद भी वो जो थाने का इंचार्ज था वो वहीं पर भी टाइम पास करने लगता है। इनफैक्ट वो ये कह के केस को बंद करना चाहता था कि ये सुसाइड है। बट वृंदा जब उस लाश को वहाँ पे नोटिस करती है तो बाद में घर जाते वक्त सारथी को ये एक्सप्लेन करती है कि ये एक्चुअली मर्डर था, क्योंकि एक आदमी कभी भी एक ही जगह में अपने आप को बार बार स्टेप नहीं कर सकता है। और ये सिंपली मर्डर है क्योंकि इसको बोरे में डाला गया था, बाली के बोरे में, जिसके बाद चूहे ने जब बोरा कुतर दिया तो ये लाश तेरे के ऊपर आ गई। पर यहाँ पर सारथी को उस पर बातों पर भरोसा नहीं था। पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब रिपोर्ट आता है तो सेम बात निकलती है, जिसके बाद सारथी को हल्के से वृंदा पर ट्रस्ट
करने लगता है कि उसने जो भी कहा था वो बिल्कुल करेक्ट था। इसी रात को हम वृंदा को सोते हुए देख पाते हैं, जिसको अचानक से उसी जंगल के विजन आने लगते हैं जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और एज अ व्यूअर्स हमें ये समझ में आता है कि वृंदा कोई और नहीं, वृंदा ही जेनी है। और वो कैसे यहाँ पे पहुंची और वो किस तरह से पुलिस ऑफिसर बनी, वो तो हमें आगे वेब सीरीज में पता चलेगा। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो वो जो थाने का इंचार्ज होते हैं वो रिपोर्ट और वो लाश को देख के सहन ही नहीं कर पाते। मतलब वो लाश इतनी गंदी तरीके से उसका खून किया गया था कि वहीं पर उनका उल्टी हो जाता है। तो सारथी उस फाइल को लेकर सीधा थाने आता है और इसके बीच में 10 साल के अंदर जितने भी मिसिंग केसेस है सबको रीओपन करवाता है। और साथ ही साथ वो वृंदा से इस बारे में मदद भी लेना चाहता था, क्योंकि वृंदा ने जो भी वहाँ पे कैलकुलेट करके बताया था वो एक्यूरेट सही था। उसने जैसा बताया था मर्डर बिल्कुल वैसा का वैसा किया गया था। तो सारथी को लगता था कि वृंदा जो कह रही है उसके बातों में कहीं ना कहीं दम है। तो इस केस में वो उसको मदद लेता है ताकि इस केस को भी सुलझा सके। मैं भी इस डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसके बाद वो रात भर बैठ के वहाँ पे थाने में चेक करी होती है और साथ ही साथ सारथी से परमिशन लेकर वो जो केस की फाइल्स होती है उसको घर ले आती है, जहाँ पे वो रिसर्च करती है उस फाइल के ऊपर जितने भी मर्डर हुए हैं, जितने भी मिसिंग है सारे केस के ऊपर। उसके बाद वृंदा नेक्स्ट डे मॉर्निंग आके सारथी को ये इन्फॉर्म करती है कि वो जो आदमी मतलब जिसका मर्डर हुआ था वो हो सकता है किसी रेलवे ट्रैक पे या कोयले की खदान में काम करता होगा, क्योंकि उसके हाथ में हमें एक तत्व मिला है जो अक्सर जो वर्कर्स होते हैं उनके हाथ में होता है और उसके पैर में छोटे छोटे घाव भी होते हैं जो बहुत ही ऐसे जगहों में काम करने की वजह से बनते हैं। बाद वो लोग इसी तरह के जितने भी मिसिंग केसेस हैं उन सब के लोगों की फाइल ढूंढते हैं। उसके बाद उनको 32 केसेस मिलते हैं। अब वो 32 के जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सबको यहाँ पे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और एक एक से पूछताछ करते हैं। और उसी बीच में वो आदमी के जो फैमिली वाले हैं वो भी मिल जाते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले ये घर से काम से तो निकले थे पर उसके बाद वो रिटर्न ही नहीं आए। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ ये पता चलती है कि जिस इंसान का मर्डर हुआ था उसके सर पे बाल पहले से थे, पर जब यहाँ पे उन लोगों को लाश मिली तो उसका सर मुंडन कर दिया गया था। मतलब ये किस तरह से पहले जो खूनी है वो पहले उसका बाल मुंडन करता है और उसके बाद उसको स्टेप करके खून कर देता है। के बीच में यहाँ पे जो थाने का इंचार्ज होता है वो आता है और इन लोगों को ये कहता है कि अब फैमिली मेंबर तो मिल ही चुके हैं, आप इस केस को यहाँ पे रफा दफा करो, ये केस को बराबर चला के क्या मतलब मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जब साथी उस केस को चलाने के लिए कहता है या फिर ओपन करने रहते हुए बोलता है तो उसका जो इंचार्ज था थाने का उस पर गुस्सा कर देता है और इस केस को क्लोज करने के लिए बोल देता है। पर वृंदा अपने सीनियर की बात नहीं मानती, क्योंकि वो जो काम लेती है उसको ख़त्म करना उसका एक फैशन कह सकते हैं। उसके बाद वृंदा रात को ही उस जगह का मैप और जिस जगह वो लास्ट मिली थी वो जगह को ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ पे उसको एक पंछी का पंख भी मिलता है, जिसको नेट पे सर्च करने के बाद उसको पता चलता है कि ये एक मांसाहारी पंछी है जो एक ही जगह में चोट मार मार के इंसान के मांस को खा जाता है। और साथ ही साथ वहाँ उस व्यू में हमें गूगल में ये भी दिखाया जाता है कि अगर वो पंछी चोट लगाए या फिर वो पंछी खाए तो किस तरह का घाव हो सकता है। तो सेम एक्यूरेट घाव उसी इंसान के बॉडी में भी था। मतलब वृंदा को यहाँ पे क्लू मिल चुका था कि उस इंसान की मौत किस तरह से हुई थी। उसके थोड़ी देर के बाद हमें एक पागल वाले आदमी के ऊपर व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आदमी अपने हाथ में मांस लेके आता है और उसी पंछी को, जो मांसाहारी पंछी थी, उसको वो मांस खाने के लिए देता है और उससे बातें भी करता है। और एज ए व्यूअर्स हमें ये समझ में आता है कि वो वही पंछी है जो अभी तक इन लोगों का खून कर रहा है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उस पागल आदमी के हाथ में चीनी का बचपन का वही खिलौना है जिसके साथ वो खेला करता था। मतलब सिंपल था, ये जो आदमी है वो कोई और नहीं, वो सत्या है, चीनी का भाई। और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। 2 में हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे चीनी की मम्मी जो थी, पास्ट का सीन दिखाया जाता है। चीनी की जो मम्मी थी उसको गाँव वालों पकड़ लेते हैं और उसी जगह में ले आते हैं जहाँ पे बलि चढ़ने वाली थी। और वहाँ पे ये कहते हैं कि इस औरत को हम सजा देंगे। पर उसी वक्त एक आदमी भीड़ से निकल के आके ये कहता है कि आप लोग अगर बलि ही देनी है तो मेरी बेटी की दे दीजिए। जिसके बाद गाँव वाले उस बात को मान लेते हैं और उसकी बेटी की बलि वहाँ पे दे देते। पर साथ ही साथ जीनी की मम्मी को सबक सिखाने के लिए उसका गला काट के वहीं पर उसका खून कर देते। उसके बाद सब कोई वहाँ से चले जाते हैं। जब सत्या रिटर्न आता है जंगल से भागते हुए तो अपनी माँ को मरा हुआ पाता है और साथ ही साथ उस पेड़ में जलती हुई लड़की को देखता है जो ऑलरेडी आधा से ज़्यादा जल चुकी थी। तो उसको ये लगता है कि वो उसी की बहन जीनी है। जिसके बाद उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और भगवान से भरोसा हट जाता है। वो वहाँ पे जितने भी लोग का घर था सबको जला देता है, साथ ही साथ वो मंदिर भी जहाँ पे वो बलि चढ़ाई गई थी। इस गाँव में जितने भी लोग थे एक रात के अंदर सारे के सारे गांव के लोग खत्म हो जाते हैं। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम सत्या को देख पाते हैं जिसकी वाइफ के साथ वो घर पे रहता है और वहीं पर वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकल रहा होता है। तो उसकी वाइफ अब उसकी मम्मी से बात कर रही होती है, जहाँ पे उसकी मम्मी उसको बच्चा पैदा करने के लिए कुछ आइडियाज़ देती है। मतलब ऐसे व्यूअर्स हमें बताया जाता है सत्या और उसकी वाइफ का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, बट यहाँ पे उन दोनों का बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी परेशान थे। और इसी चीज़ को हम यहाँ पे उन दोनों के रिलेशन में भी नोटिस कर सकते हैं। सारथी ऑफिस आता है तो वहाँ पे वृंदा उसको मिलती है और साथ ही साथ वो पंछी का पर भी देती है जो कटायू नाम का पंछी होता है। और साथ ही साथ उसको उस पंछी के बारे में सारी डिटेल्स बताती है जो कल रात उसने गूगल से सर्च की थी। और उसी वक्त वहाँ पे हम पुलिस ऑफिसर के उसी इंचार्ज को देख पाते हैं जो आता है। उसके बाद वो यहाँ पे इन लोग को पूछता है कि केस का स्टेटस क्या है, जहाँ पे ये सारथी उसको झूठ बोलता है कि ये केस तो क्लोज कर दिया गया है सर। पर यहाँ पे वृंदा उसको गुस्से से देखती है क्योंकि सारथी उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता और वो वहाँ पर झूठ बोलता है।
सारथी यहाँ पे वृंदा को कन्विंस करता है और ये कहता है कि अगर हमारे सीनियर को पता चला जबकि उसने केस बंद करने के लिए कहा था और हम इतना सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है वो तुमको भी डांट देगा और बेफालतू में यहाँ पे सीन क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे चुप रहना ही बेहतर है। उसके बाद हम वृंदा को देख पाते हैं जो उसी फैमिली के पास जाती है जिनका घर का आदमी का मर्डर हुआ था और वहाँ पे वो पूछताछ करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उसको कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। सीन सीधा शिफ्ट होता है वृंदा की बहन छोटी बहन के ऊपर, जहाँ पे ऐसा व्यूअर समय दिखाया जाता है कि उसकी जो छोटी बहन है वो स्कूल जाके लड़कों के साथ काफ़ी नशा वसा करने लगी थी, मतलब सुट्टा मारने लगी थी। अब उसके बाद से उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा और एग्रेसिव बन गया था। वो अपनी माँ को भी सही से रिप्लाई नहीं करती है और काफ़ी चिड़चिड़ी हुई रहती है। बस सीन सीधा शिफ्ट होता है सत्या के ऊपर, जहाँ पे हम उसको एक शॉप के बाहर बिरयानी खाते हुए देख पाते हैं, बट बिरयानी के अंदर जो गोश्त के पीसेस होते हैं वो उसको अलग निकाल के कागज़ में रख रहा होता है और जिस चीज़ को वहाँ का दुकानदार भी नोटिस कर रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पे एक बस आता है जिसके अंदर से ड्राइवर निकलता है और सत्या उसको इस तरह से घूरता है जैसे कि नेक्स्ट टारगेट उसका सत्या ही है। इसके बाद हमें शिफ्ट किया जाता है वृंदा के ऊपर, जहाँ पे वृंदा को हम रात को सोते हुए देख पाते हैं। यहाँ पे वृंदा को रात को नींद नहीं आ रहा था और उसका पास्ट का चीज़ मतलब बचपन में उसके साथ जो हुआ था वो उसके सपनों में बार बार घूम रहा होता है। और एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसी ट्रक में एक पुलिस वाले को वृंदा मिलती है, मतलब चीनी, और वही उसको एडॉप्ट करके अपनी बेटी बना के रखता है। तो अभी तो हम लोग समझ चुके होंगे कि वृंदा पुलिस ऑफिसर कैसे बनी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वृंदा सीधा जाती है अपने डॉक्टर के पास, जहाँ पे वो बात करते हुए बताती है कि मुझे मेरे पास्ट के सपने काफ़ी ज़्यादा डरा रहे हैं, आप मेरा दवाई का डोज बढ़ा दीजिए। पर डॉक्टर उसको मना करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, आपको अपनी बीमारी तो कुछ है नहीं, बस आपके कुछ पुराने ख्वाब है या फिर ख्याल है जो आपको डरा रहे हैं, आपको उनसे खुद ही डील करना पड़ेगा। और यहाँ पर उसके बाद वृंदा आती है सीधा पुलिस स्टेशन, जहाँ पर वो सत्या से मिलती है, आरती से मिलती है और चाय पीते हुए नोटिस करती है कि जो चाय वाला होता है वो बिना देखे पानी के टब के अंदर चाय का एक एक गिलास को डाल रहा होता है। मतलब यहाँ पे वृंदा को एक क्लू मिल चुका था कि अभी तक जितनों का मौत हुआ है एक ही जगह में बार बार स्टेप करने की वजह से उस कातिल का आदत हो चुका है और वो इसलिए इतना परफेक्टली एक ही जगह में मार करके उन आदमियों को मार रहा होता है। सीधा पुलिस स्टेशन आती है जहाँ पे उसी केस के रिलेटेड जितने भी सेम केसेस होते हैं सब पे रिसर्च करने लगती है और इसी बीच में वो बहुत टाइम पुलिस स्टेशन आ भी नहीं पाती है और इसी चीज़ को यहाँ पे उसका जो सीनियर ऑफिसर होता है वो नोटिस करता है। 3-4 दिन के बाद जब यहाँ पे वृंदा रिटर्न पुलिस स्टेशन आती है जहाँ पे उसके सीनियर ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा टोंट कसते हैं, उसको ये कहते हैं कि आजकल तुम रहती कहाँ पे हो, तुम ऑफिस आती नहीं हो। जहाँ पे उसका वृंदा जो होती है वो सारे फाइल्स दिखाती है सेम मर्डर वाले, जहाँ पे उस सीनियर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको ये कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ये फाइल बंद करो, मतलब अब ये फाइल रीओपन नहीं होना चाहिए। और उसको वहाँ पर डांट के ये कहते हैं कि तुम यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ के हिसाब से हो, तो यहाँ पे आओ, काम करो, चुपचाप बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाकर रंगोली बनाया करो, इससे ज़्यादा तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वृंदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आता है पर वो कुछ बोल नहीं पाती। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है सत्या के ऊपर, जहाँ पे वो उसी आदमी एक बच्चे को पार्क में जाके खिलौना दे रहा होता है और एज अ व्यूअर्स हमें बाद में ये बताया जाता है कि ये उसी ड्राइवर का बच्चा है जिसको पहली रात को सत्या घूर रहा होता है। उसके बाद वृंदा यहाँ पे कुछ फाइल्स को लेकर फिर से यहाँ पे आती है सारथी के पास, जहाँ पे वो 3 फाइल्स ऐसे दिखाती है जहाँ के सेम पैटर्न में यहाँ पे 3 लोगों की खून की गई थी और उन तीनों की लाश पानी में तैरते हुए मिली थी। सारी चीज़ें नोटिस करने के बाद सारथी ये सारी फाइल्स अपने सीनियर के पास लेके जाता है और साथ ही साथ वो लोग सीनियर टीम के पास जाते हैं, जहाँ पे एसआई इस बात को सुन के काफ़ी इंप्रेस होता है और ये कहता है कि अब इसके लिए हम एक स्पेशल टीम बनाएंगे जहाँ पे उसी घमंडी ऑफिसर को भी रखा जाता है। बट यहाँ पे सारथी ये कहता है कि इसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी था वो वृंदा ने लिया था, इनफैक्ट वृंदा ने ही सब कुछ सर्च किया है, तो वृंदा को भी कुछ क्रेडिट कर देते हैं। बट यहाँ पे जो थाने के सीनियर थे वो उसको डिनाई करते हैं और उसको मजाक बना के कहते हैं कि वो सब उसमें टॉपिक में मत डालो, वृंदा इन सब में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होने वाली। चीज़ों को देखने के बाद वृंदा वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप अपने घर आ जाती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सत्या उसी ट्रक ड्राइवर का वेट कर रहा होता है। जब वो आता है तो उसके सर पे पीछे से मार के वो अपने वैन के अंदर उसको डाल के वहाँ से ले जाता है। इनको दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सत्या को पुलिस स्टेशन ऑलरेडी ले आया गया था क्योंकि उसने एक रात के अंदर पूरे गांव वालों को जला के ख़त्म कर दिया था और वहाँ का जो वार्डन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और वो भगवान में हमेशा बहुत ज़्यादा बिलीव रखा करता था। बट सत्या के साथ इतना सब कुछ हो चुका था कि उसको भगवान के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, जिसकी वजह से वो वार्डन की बातें नहीं सुना करता था और प्रेयर के टाइम हर वक्त वहाँ पर ध्यान नहीं देता था, जिसके बाद उसका वार्डन उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते थे, इनफैक्ट उसको पनिशमेंट भी देते थे। इनको दिखाते हुए सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे उसी ड्राइवर को देख पाते हैं, साथ ही साथ सत्या को देख पाते हैं, जहाँ पे सत्या को ड्राइवर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज़ मेरे को मत मारो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। पर सत्या यहाँ पे भगवान को नहीं मानता था और जैसे कि उस ड्राइवर के मुंह से उसने भगवान का नाम सुना, उसका गुस्सा और ज़्यादा चढ़ गया और वहीं पर वो उसका बाल मुंडन कर देता है। उसके बाद उसकी छाती के पास 16 बार खंजर से वार करता है और उसी पंछी को छोड़ देता है ताकि वो उसका मांस को नोच नोच के खा ले।
सीन सीधा शिफ्ट होता है सारथी के ऊपर, जो अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाके ये कहता है कि इस टीम में हमें वृंदा को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे थाने के इंचार्ज हैं, वो किसी काम के नहीं है और इस फाइल में जितना भी रिसर्च था सब वृंदा ने किया था। जिसके बाद सीनियर ऑफिसर सीधा उस थाने के इंचार्ज को कॉल करते हैं और उसको इस टीम में वृंदा को लेने के लिए कहते हैं और उनको निकाल देते हैं। और यहाँ पे उस थाने के इंचार्ज को ये समझ में आ चुका था कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं सारथी का ही हाथ है। और वृंदा को जब जाकर सारथी ये न्यूज़ देता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो लोग सीधा जाते हैं उसी थाने, मतलब उसी ग्रुप के पास जहाँ पे ये सारी चीज़ों की रिसर्च हो रही होती है। तो सारी टीम मिलके 11 केसेस ऐसे निकालते हैं जहाँ पे लोगों की इसी तरह से मौत कर दी गई थी। उसके बाद वो सब कोई मिलकर उन लोगों के घर पे जाते हैं और पूछताछ करते हैं। और यहाँ पे उन सब की चीज़ में एक कॉमन था, वो लोग भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। वो लोग बहुत ही हेल्पफुल किस्म के इंसान थे, वो हर किसी का मदद किया करते थे और कभी किसी के साथ गलत नहीं करते थे। चीज़ें सुनने के बाद उनकी टीम में से एक आदमी होता है जो ये प्रूव करता है, जो इस चीज़ में स्पेशल होता है। वो कहता है कि हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग दुनिया में होते हैं जिनका बचपन का या उनके पास्ट का कुछ ऐसा ट्रॉमा होता है जिसके वजह से वो इतने खूंखार और इतने मतलब बेरहम बन जाते हैं कि वो इंसान का इस तरह ही कत्ल कर देते हैं। तो हो सकता है ये जो खूनी है उसका भी मेंटलिटी हालत कुछ ऐसा होगा या फिर उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा उसके साथ, जिसके वजह से आज वो इस तरह से बेरहमी से लोगों की खून कर रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे वृंदा को रात को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ सो रही होती है और ये कहती है कि अगर आप लोगों ने मुझे एडॉप्ट नहीं किया होता तो शायद मैं आज कहीं और होती और मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी होती। जहाँ पे वृंदा की मम्मी उसको ये कहती है कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तो मुझसे ये सब बातें मत किया करो। इधर हम सत्या को सीन देख पाते हैं जहाँ पे उसी लाश को बोरे में डालकर फिर से पानी में फेंक दे रहा होता है और ताकि उसका खून क्या था उस चीज़ को मिटा सके। उसको फेंक के रिटर्न आ रहा होता है तो उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उससे ये पूछते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो वो मजाक मतलब वहाँ पे सीरियसली ये कहता है कि मैं यहाँ पे लाश ठिकाने लगाने आया था। बट पुलिस वालों को उसके बाद पे यकीन नहीं होता है और वो सोचते हैं कि ये शायद नशा कर रखा है। जिसके बाद उसको और उसकी बहन को दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं ताकि आगे पूछताछ कर सके। सीन सीधा शिफ्ट होता है वृंदा की छोटी बहन के ऊपर, जो रात को नाइट आउट कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड लोग के साथ, वहाँ पे जाके मस्ती कर रही होती है। और इधर हम वृंदा को भी देख पाते हैं जो सारथी के घर आई होती है डिनर के लिए, जहाँ पे सारथी और उसकी वाइफ से बहुत ज़्यादा बातें करती है। जब सारथी उसको रात को घर छोड़ने के लिए जाता है तो उसको उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जहाँ पे वृंदा ये रिवील करती है कि मैं अनाथ थी और मुझे यहाँ पे मेरे पापा ने अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से आज मैं पुलिस ऑफिसर बनी हूँ। इस चीज़ को दिखाते हुए हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वृंदा छोटी थी और उसको पुलिस ऑफिसर जब उसको बचा के वहाँ ट्रक से लेके आया था तो डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसको ये कहते हैं कि इसका बचपन ही टाइम में ऐसा कुछ हो रखा था जिसकी वजह से इसका दिमाग में वो चीज़ तो स्टॉक कर गया है। और उसके बाद से वो ये भी कहते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो ट्रॉमा है वो धीरे धीरे जाएगा। तो यहाँ पे वृंदा के जो पापा होते हैं जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, वो उसकी मम्मी के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं और उसी वक्त वो नोटिस करते हैं कि वृंदा जो है वो बाहर बालकनी में बैठी है अकेले। जहाँ पे वो उससे बात करने जाते हैं तो ये कहती है कि मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। जहाँ पे उसके पापा उसको ये समझाते हैं कि जो बीत चुका है उसको जाने दो, अब जो होने वाला है उस पर फोकस करो। उसके बाद सीन सीधा कट होकर प्रेजेंट में दिखाया जाता है। इसके बाद वृंदा जाती है एक चिड़िया रखने वाले दुकान के पास, जहाँ पे वो बातचीत करती है इसी कटायु पक्षी के बारे में, जहाँ पे उसको पता चलता है कि ये पक्षी अब यहाँ पे नहीं मिलते हैं और साथ ही साथ तरह के पक्षी यहाँ पे और आते नहीं हैं। अगर यहाँ पे ऐसे पक्षी मिले हैं तो डेफिनेटली उनको यहाँ पे कोई लाया होगा। और साथ ही साथ उसको ये भी बताता है कि कुछ ऐसे आदिवासी लोग होते हैं जो इस कटायु पक्षी को माता काली का वाहन समझते हैं। इनफैक्ट कभी भी उनके गाँव में किसी की मौत होती है तो ये लोग उसके थोड़े से लाश को लेकर यहाँ पे कटायु पक्षी को खाने के लिए देते हैं ताकि वो यहाँ पे मोक्ष प्राप्त कर सके। और ये सारी बातें जाके वृंदा अपनी सीनियर को बताती है और साथ ही साथ उसको ये भी रिवील करती है कि अभी तक तो हमने मरे हुए लोगों के ऊपर फोकस किया है, क्यों ना हम अभी मिसिंग लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं, जो लोग ऑलरेडी मिसिंग हो चुके हैं। इसको सुनने के बाद उसके सीनियर काफ़ी ज़्यादा तैयार हो जाते हैं और उसकी इस बात पे काफ़ी इंप्रेस भी होते हैं। उसके बाद आज तक जितने भी लोग यहाँ पे मिसिंग हुए हैं उन सब की डिटेल्स निकाले जाती है और वृंदा सबके घर पे जाके उनकी डिटेल्स पूछ रही होती है और वहाँ पे वो उसी ड्राइवर के बारे में भी जानती है जो लास्ट टाइम मिसिंग हुआ था। उसके बाद वो लोग उसी जगह में ड्राइवर की लाश को भी ढूंढते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मर्डर किया गया था तो उनकी लाश पानी में मिली थी। तो नॉर्मल सा बात है, जिस एरिया में यहाँ पे मर्डर किया गया था उसके आसपास के तालाब में ही उसी इंसान की लाश को डाला गया होगा। वृंदा उसके आसपास के जितने भी पुराने खंडर किस्म की जगहें थी उस पर ध्यान देने लगती है और उसको एक वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पुराना खंडर मिल भी जाता है। जहाँ पे वो चेक करने जाती है तो उसको कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। अब होना क्या था, पुलिस ऑफिसर्स वहाँ की पूरी टीम आती है, उस एरिया को पूरा बंद कर दिया जाता है और वहाँ पे उस खून की बूंद की रिसर्च की जाती है और जहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअल में उस इंसान का खून यहीं पर ही किया गया था। ना उसके आसपास की जगहों में छानबीन कर रही होती है तो उसको वहाँ पे एक ATM का स्ट्रिप मिलता है, जिसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में और उस अपने सीनियर को कहती है कि जिसका भी स्लिप है हमें एक बार उस ऑनर को बुला के पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिसका स्लिप हो उसका पर्स चोरी हुआ होगा या फिर यहाँ पे ऐसे कुछ उसके साथ कनेक्टेड हुआ होगा। बट यहाँ पे पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा डिनाई भी कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी के भी स्लिप को लेके हम लोग यहाँ पे उसको विक्टिम या फिर उसको गलत नहीं कर सकते। बट यहाँ पे वृंदा की रिक्वेस्ट करने की वजह से वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। बट ये भी कहते हैं कि तुम लोग थोड़ा सा काइंडली बात करना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट या फिर ऐसे कुछ तरह से बात मत करना जो उनको बुरा फील कर सके। जिसके बात को सुनने के बाद वृंदा और यहाँ पे उसका जो ऑफिसर था वो तैयार हो जाते हैं।
सीधा शिफ्ट होता है सत्या के ऊपर, जहाँ पे हम उसको पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 3 यहाँ पे खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम आनंद नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो यहाँ पे एनजीओ चलाता है और समाज में उसका जो फेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ बने रहना और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को वो अपने पापा से भी मिलाता है जो एक ज़माने में काफ़ी अच्छे इंसान हुआ करते थे। और यहाँ पे उसके जो पिताजी की हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मतलब वो चल फिर नहीं पा रहे थे, पर उसके जो उसका बेटा था वो उनका काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। और उसी वक्त वहाँ पे हम वृंदा को भी देख पाते हैं जो सारथी के साथ आई होती है, क्योंकि वो जो सैलरी वहाँ पे जो उसको एटीएम कार्ड मिला था वो किसी और का नहीं, यहाँ पे आनंद का ही होता है। जिसके बाद ये लोग आनंद से बोल के पूछताछ करने के लिए लेते हैं, जहाँ पे आनंद उसको सही से बताता है कि मैं पैसा निकालने के बाद वो स्लिप उठा के फेंक देता हूँ, स्लिप लेके कौन घूमता है। पर यहाँ पे थोड़ा बहुत पूछने के बाद यहाँ पे आनंद को गुस्सा आता है और ये कहता है कि आप लोग को क्या लगता है अगर मर्डर वाली जगह में मेरा कागज़ मिलता है तो क्या उस मर्डर को मैंने किया है। तो यहाँ पे उसके वो उठ के जाने लगता है तो वृंदा उसको रोकती है, बट वहाँ पे सीनियर आकर उसको मना करते हैं और उसको सॉरी बोल के वहाँ से जाने के लिए देते हैं। यहाँ पे वृंदा को उसकी बातों में कोई भी ऐसे क्लियर नहीं मिलता, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उसके रिप्लाई से, क्योंकि कोई भी आदमी इतना साफ सुथरा तो नहीं हो सकता है। पर ये सारी बातें उसके सीनियर समझते नहीं है, पर वृंदा यहाँ पे बिना किसी को बताए उसके ऊपर फोकस करने लगती है, मतलब 2 दिन तक उसका पीछा करती है, साथ ही साथ उसके कार में ट्रैकिंग भी लगा देती है और उसकी सारी जगहों में जो जाता है नजर रखती है। इधर हम वृंदा की छोटी बहन को भी देख पाते हैं जो घर में अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जहाँ पे वृंदा दरवाजा नॉक करती है और उसको ये पूछती है कि तुम इतना दिन से स्कूल नहीं जा रही हो, तुम रीज़न क्या बताओगी। जिसके बाद यहाँ पे वृंदा की छोटी बहन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और उसकी माँ पे जाकर चिल्लाने लगती है कि ये होती कौन है जो मेरे पे हुक्म चला रही है। सीन सीधा शिफ्ट होता है सारथी के ऊपर, जहाँ पे हम उसको देख पाते हैं वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जहाँ पे उस इंसान की मतलब उस ड्राइवर की मौत हुई थी उसके आसपास के तालाब में ही उसकी लाश होगी और यहाँ पे वो पुलिस फोर्स लगा के उस लाश को ढूंढने में निकाल देता है। इधर हम वृंदा को देख पाते हैं जो आनंद से डायरेक्टली मिलने के लिए जाती है और उससे बातचीत करने लगती है, जहाँ पे वो उसको ये बताती है कि मैंने 2 दिन से तुम्हारा पीछा किया। इनफैक्ट वो अपनी आज तक जितना भी उस पर नज़र रखी थी, जितना भी बात की थी, वो सब सर्च करने लगती है, जहाँ पे वो उसको सारी बातें बताती है। और आनंद भी उसको ये बताता है कि मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और मेरा यहाँ पे जो कैरियर है, इनफैक्ट जो मेरा पास्ट है, प्रेजेंट है, सब क्लीन है, जस्ट बिकॉज मैं उस तरह से रहता हूँ और ना ही मेरा वैसा कुछ है। जहाँ पे वृंदा उसको पूछती है क्या तुम भगवान पे बिलीव रखते हो, तो वो बोलता है इतना तो भरोसा नहीं है, पर हाँ मेरे पिताजी मानते हैं, इसलिए मैं कभी कभी वहाँ पे मंदिर जाके सर टेक लेता हूँ। सारथी को भी देख पाते हैं जहाँ पे उसको उस अब्दुल की लाश मिल चुकी थी पानी में तैरते हुए। और इधर पुलिस स्टेशन पे सीधा सीन देखा जाता है जहाँ पे हम सत्या को देख पाते हैं। पुलिस ऑफिसर उसको पैसा मांग के उसको छोड़ने के लिए कहते हैं। जब पुलिस ऑफिसर वहाँ के बाकी जितने लोग थे उनसे पैसा मांगते वो लोग पैसा देते हैं और सत्या यहाँ पे उसको चिल्लर पकड़ा देता है। तो यहाँ पे वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और सत्या के पास जो बैग होता है उसको चेक करने लगते हैं। वहाँ पे जिनी की जो छोटा बचपन का खिलौना था वो गिर जाता है, जिसको देखने के बाद सत्या का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वो पुलिस वालों के ऊपर चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, मतलब बिलबिलाने लगता है। उसी चीज़ को देखते हुए पुलिस वालों को ये लगता है कि सत्या जो है वो पागल है, जिसकी वजह से वो उसको बिना कुछ किए उसका जो खिलौना था और वो बैग था उसको पकड़ा के उसको वहाँ से छोड़ देते हैं। सीधा शिफ्ट होता है आनंद के ऊपर, जहाँ पे उसके पास वृंदा भी होती है और वृंदा उसका क्लास देख रही होती है, जहाँ पे आनंद जो होता है वो बच्चों को ये समझाता है साइकोलॉजी के बारे में कि जो जिसका साथ देता है उसका साथ वो कभी नहीं छोड़ता है। बातों को सुनने के बाद इधर वृंदा को अपना पास्ट का बचपन का सीन याद आता है, जहाँ पे ऐसे व्यूअर्स हमें दिखाया जाता है पास्ट में वृंदा के जो पापा थे वो उसके एक्चुअली में पापा नहीं थे, पर वृंदा थोड़ा टाइम जाने के बाद उसको अपना पापा मान लेती है और साथ ही साथ कुछ दिन के बाद उनको खबर मिलता है कि उनके पापा की मौत हो चुकी है। जहाँ पे वो लोग आते हैं हॉस्पिटल उसके पापा को चेक करने के लिए, जहाँ पे उसके पापा की लाश पड़ी होती है और वहाँ के लोग उनको ये कहते हैं कि हो सकता है आपके पापा को जानबूझ के वहाँ पे मार दिया गया है। सीन शिफ्ट होता है सीधा सारथी के ऊपर। जब वो लाश वहाँ पे ढूंढ रहा होता है उसको लाश के कुछ हिस्से तो मिलते हैं, पर यहाँ के गांव वाले आके उसको मना कर देते हैं पानी में छानबीन करने के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो नदी है हम लोग की पवित्र नदी है और यहाँ पे तुम इसको दूषित मत करो। और वहीं पर पुलिस वालों का उस गाँव वालों के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद गाँव वाले गुस्से होकर वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सीधा रात में वृंदा के ऊपर, जो अभी भी आनंद के घर पे थी और आनंद उसको यहाँ पे डिनर के लिए इन्वाइट करता है। आनंद और उसके पापा वहाँ पे बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। अचानक से उसके पापा का तबीयत खराब हो जाता है, तो आनंद उनको वहाँ पे इंजेक्शन देके सुला देता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसके पापा का तबीयत किसी भी वक्त खराब हो जाता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जिसको सुनने के बाद वृंदा वहाँ से निकल जाती है अपने घर के लिए। रात को वहाँ पे उस गाँव के जितने भी लोग थे उठ के उस नदी के पास आते हैं, क्योंकि उनका सुबह पुलिस वालों के साथ झगड़ा हो गया था, जहाँ पे उन लोग वहाँ पे हाथापाई में उतर जाते हैं। और उसी वक्त यहाँ पे पुलिस वालों में से कोई एक आदमी बोलता है कि सर लाश मिल चुकी है, जिसके बाद गाँव वाले भी वहाँ पे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके बाद होना क्या था, पूरा गाँव के आदमी और नेक्स्ट मॉर्निंग में वहाँ पे सारी चीज़ों का नाकाबंदी कर दिया जाता है और उस लाश को वहाँ पे निकाल के रिसर्च करने लगा जाता है। उसी वक्त वृंदा को कॉल आता है और वो जब सुनती है तो वो भी पागल हो जाती है, क्योंकि अभी रिसेंटली वृंदा के पापा का किसी ने खून करके चला गया और उसी तरह से खून किया है जिस तरह से उनको मारा गया था। जहाँ पे वृंदा को ये चीज़ देख के और सुन के काफ़ी तो बुरा लगता है, क्योंकि अभी तक वो आनंद को इस सब के पीछे सोच रही थी, बट एक्चुअल में आनंद तो खुद इस सब चीज़ में मासूम है और उसके पापा का खून कर दिया गया है। इस सीन को दिखाते हुए एपिसोड 4 यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेगा। अब जल्द से हम इसका पार्ट 2 भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इसको लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए राधे राधे।